नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत। एसआईटी रिपोर्ट आई है, लेकिन बाबा क्यों, कैसे निर्दोष? ये जांच है या मजाक? क्योंकि जिस एसआईटी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, खुलासे जिस आधार पर हुए हैं, उसमें बाबा को तो क्लीन चिट दे दी गई है। मायावती ने इस रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए हैं। मायावती की तरफ से क्या कहा गया? रिपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या जिसको लेकर, जांच को लेकर उठ रहे सवाल? ये जांच है या मजाक? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब मायावती भी कह रही है कि रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लगती है। बाबा पर जहां कड़ा एक्शन होना चाहिए था, उसकी जगह उसे सुरक्षा कवच दे दिया गया, बेकसूर बताया जा रहा है। और इस वजह से मायावती ने एसआईटी रिपोर्ट को अब चिंता बढ़ाने वाली बताया है। समीर। जी हां सुरभि, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी सवाल उठाया है। मायावती ने क्या कहा? मायावती ने कहा रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। बाबा पर एक्शन की जगह खामोशी नजर आ रही है। बाबा का तो कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई नाम नहीं। एसआईटी रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, ये कहा है मायावती ने। तो अब मायावती की तरफ से क्या कहा गया है, किस आधार पर इस पूरे मामले को देखते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रही हैं और कैसे सवाल उठा रही हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि 121 मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण। मायावती की तरफ से कहा गया एसआईटी रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। बाबा की भूमिका पर एसआईटी की खामोशी भी चिंता की बात है। और कार्रवाई की जगह बाबा को क्लीन चिट चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, तो मायावती ने जो सवाल उठाए हैं एसआईटी रिपोर्ट को लेकर, वो बेहद गंभीर हैं और गंभीर सवाल उठने लाजमी भी हैं। क्योंकि 121 लोग बेमौत मारे गए। वजह थी वो सत्संग और उसमें फैली अव्यवस्था। सत्संग में प्रवचन बाबा दे रहे थे, भीड़ बाबा के लिए जुटी थी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में बाबा फिर भी बेदाग हैं। 350 पन्ने की लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है। 125 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए गए। तो क्या किसी ने भी बाबा को जिम्मेदार नहीं बताया? एसआईटी रिपोर्ट तो यही बता रही है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही और साजिश को हादसे की वजह बताया गया है। तथा कथित बाबा के गुनाह को ऐसा लगता है इस एसआईटी रिपोर्ट को पढ़कर कि माफ कर दिया गया है। अब इस वक्त चर्चा की शुरुआत करेंगे और जिस रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों ना जांच को लेकर सवाल उठाया जाए? पर्पस ऑफ इवेंट मायने नहीं रखता, किस वजह से लोगों की भीड़ वहां पर आई मायने नहीं रखता। अगर यहां पर आरोप है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर पर, कर्ता धर्ता पर। देखिए, एक बात स्पष्ट है, आप जो सवाल मायावती जी उठा रही है कि इस मामले में राजनीतिक कारणों से भोले बाबा पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, नारायण साकार हरि पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बात ही राजनीति से प्रेरित है। और उसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि मायावती जी को ये महसूस हो रहा है कि लोकसभा के चुनाव में उनका जो वोट बैंक किसका है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं इस बाबा को भी दोषी मान रही है कि इस बाबा का रिपोर्ट कहती है कि कर्ता धर्ता जिम्मेदार है, ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है। क्या ये आपको भी सही लगता है? पर्पस क्या था? किसके लिए भीड़ जुटी? वहां पर क्या हुआ? 121 लोग किसकी वजह से मरे? किसको देखने के लिए, किसके चरण स्पर्श करने के लिए, किसको मिलने के लिए लोग वहां पर एकत्रित हुए? वो मैटर नहीं करता ना आपके हिसाब से भी? अब आपका सवाल पूरा हो गया, अब जवाब सुन लीजिए। आप देखिए, मैं मायावती के ट्वीट को लिखा करके आपने जो स्टोरी की शुरुआत की थी, मैं उस पर अपना जवाब दे रहा था, लेकिन आपको स्पेसिफिक इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस सवाल का जवाब सुनिए। एसआईटी की रिपोर्ट एक प्राथमिक रिपोर्ट है और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की गई है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया है कि जो आयोजक हैं उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है, लापरवाही करने का काम किया है, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, किसी को जांच के दायरे से बाहर नहीं कर दिया गया है, किसी की भूमिका समाप्त नहीं मान ली गई है। इस पूरे मामले में एक जुडिशियल कमीशन, जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में जो जुडिशियल कमीशन काम कर रहा है, उस जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स आना अभी बाकी है। इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिस एफआईआर की विवेचना चल रही है और विवेचना के चलते समय ही कई सारी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं।
साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारियां होती हैं। किसी की मांग के आधार पर कि कोई डिमांड कर रहा है और डिमांड के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाए, जो आप बात कर रहे हैं वो हमने सुनी, लेकिन हमारा सवाल एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर है। आपको पहले बता देते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या है, दर्शक भी जान लें। 121 मौत पर 125 लोगों के बयान लिए गए और इस आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में हादसे की 3 मुख्य वजह बताई गई है। ये देखिए, 121 लोगों की मौत, 300 पन्ने, 125 लोगों के बयान और बाबा से कोई पूछताछ नहीं। ये बाबा को क्लीन चिट नहीं तो और क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदार हैं अफसर, आयोजक, स्थानीय पुलिस और प्रशासन। इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ। एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन बाबा पर कोई आंच नहीं आने दी गई। हादसे की 3 मुख्य वजह, लापरवाही, बदइंतजामी और अव्यवस्था। हादसे के लिए जिम्मेदार अफसर, आयोजक, स्थानीय पुलिस और प्रशासन। बाबा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो बात आपने एक्शन को लेकर भी बता दी समीर, उसके मुताबिक एसडीएम समेत 6 ऑफिसर सस्पेंड तो हुए हैं। अब एक्शन को लेकर बात हो गई। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई, 6 दिन इसमें क्यों लगे, इसको लेकर अब बड़े सवाल। अब सवाल टीवी9 के ये वो सवाल जिसके जवाब समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई और उसको 6 दिन क्यों लगे। 5 दिन देरी से रिपोर्ट के बाद भी क्या जांच अधूरी रह गई है, एक और बड़ा सवाल है। और बाबा के कहने पर आयोजन, तो बाबा बेगुनाह कैसे, इसी आधार पर तो ये पहला सवाल किया गया था राकेश त्रिपाठी से। समीर जी हां, भीड़ पर झूठ बोलकर गुमराह करने वाला बाबा पाक साफ कैसे, ये है बड़ा सवाल। 121 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? एसआईटी की जांच होती है, जांच में कुछ तथ्य सामने रखे जाते हैं, 125 लोगों की गवाही होती है राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन बाबा से पूछताछ तक की कोई कोशिश नहीं। आखिर क्यों? ऐसा कौन है जो बाबा को बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है? क्या वोट बैंक आड़े आ रहा है? मायावती के सवालों को आप इतर रख दीजिए, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए कि क्या एसआईटी को, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसको एक बार नहीं लगा कि बाबा से भी पूछताछ कर ली जाए? गिरफ्तारी तो दूर की बात, एफआईआर में ना माना तो दूर की बात। बिल्कुल पूछताछ होगी और कोई पूछताछ से परे नहीं है। मैंने कहा ना कि एसआईटी की रिपोर्ट एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट है और प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी को क्लीन चिट दे दी गई है या उनसे पूछताछ नहीं होगी या उससे गिरफ्तारी नहीं होगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी है। आप इंतजार करिए, जुडिशियल कमीशन जो अपनी रिपोर्ट इसमें देगा, जुडिशियल कमीशन की जो जांच चल रही है और जो एफआईआर की जांच चल रही है, उस एफआईआर की जांच में जो विवेचना निकल करके आएगी, जो गवाहियों के आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, आप डीजीपी विक्रम सिंह सर शायद आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। सिंह सर, जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ता है, जांच किस तरीके से होती है, आप समझाइए। क्या ऐसे में पिछले इतने दिनों में बाबा से सवाल जवाब जरूरी नहीं थे? इस जांच रिपोर्ट में या एफआईआर में बाबा का जिक्र ना होना क्या इस बात का संकेत नहीं है कि उन्हें बचाया जा रहा है? सुरभि जी, समीर जी, विद्वान पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। जो आप जांच करते हैं वो पारदर्शी होनी चाहिए और सामने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसमें न्यायोचित प्रक्रिया का अपनाना जरूरी है। आपने 125 लोगों के बयान लिए, लेकिन जो मेन कर्ता धर्ता है, जिसके नाम पे सारा हो रहा है, आपने उसके बयान लिए ही नहीं। और ये जांच में आना चाहिए कि आपने बयान लेने के लिए क्या प्रयास किए। आपने संबंध भेजे, उनको तलब किया, नहीं आए। अगर तलब ने आए, आपने तलब किया, नहीं आए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके बुलाने पर बाबा पेश नहीं हुए। ये भी एक है कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया। ये भी एक स्वीकारोक्ति है कि हम दोषी हैं। जांच से सहयोग न करना, संबंध भेजा ही नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया, पूछताछ में हिस्सा वो ले, इसकी कोई कोशिश ही नहीं हुई, ये जहमत ही नहीं उठाई किसी ने। तो समीर जी, इसका मतलब है कि हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। आपने ये तो सर पहला बिंदु आपका ये है कि आपने 24 घंटे में आपको आदेश था आख्या प्रस्तुत करें, आपने दिया, 6 दिन बाद आपने आज्ञा ले ली होगी। लेकिन जो मेन कर्ता धर्ता है, आपने अगर उसको तलब नहीं किया, बयान नहीं दिया, मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर इसमें कुछ लोगों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो जाता, लेकिन खैर उसको छोड़ दीजिए, वो तो खैर माइक्रो इंक्वायरी हो जाती। लेकिन जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि ये प्राथमिक जांच है, लेकिन प्राथमिक जांच में जो मेन बिंदु है, जो मेन ड्रामेटिस पर्सोने हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं, हम उनकी बात ही अगर नहीं करेंगे और हम बाहर जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम में, बाहर चौकीदार से बात करके चले आए, तो हमारी जो पिच पे खेल रहे हैं उनसे बात न करना, टीम के कैप्टन से बात न करना, तो हमारी जांच आधी अधूरी है। और फिर हम बिना उसके, वही कहते हैं, हम चले बहुत,
पहुंचे कहीं नहीं। विक्रम सर, मैं ये उम्मीद जिस आधार पर मैं सवाल कर रही थी त्रिपाठी जी से, शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपने उसी आधार को शायद और बेहतर तरीके से जांच के दायरे में रखते हुए बात उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन उस पर सवाल उनसे लेने से पहले, उस दिन मौत बांटने वाले बाबा के सत्संग में जाने से पहले आपको बता दें, आबाद घर अब तबाह हो चुके हैं। कईयों के अपने इस हादसे में अकाल मौत मारे गए हैं और यही वजह है कि पहले बाबा की अंधभक्ति में चूर भक्त अब बाबा की पोल खोल रहे हैं। ये पाखंड अब ना हो दोबारा, ये पाखंड शांत हो, इसमें दुनिया ना फंसे तो अच्छा है। बाबा के खिलाफ कुछ हो ऐसा चाहती हूँ होना चाहिए जी। और सबसे बड़ी मूर्खता तो पब्लिक की है जो अंधविश्वास कर रही है। ये न करने, अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, भविष्य बनाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, पाखंड में डूबी हुई है। बाबा को दोषी मानते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको दोषी मानते हैं। बाबा ने आगे दोबारा ये पीछे कहीं नहीं देखा कि मेरे जो भक्त थे वो इतने ख़त्म हो गए, मर गए, उनको पता नहीं पड़ा हो गया। 5 मिनट बाद ही उनको कॉल पहुँच गई, तो बाबा लौट के नहीं आए उधर से। ये तो बस लीवापोती हो रही है कि 6 उनको पकड़वा दिया, पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए, इससे सर हम संतुष्ट नहीं है सर। अब बावन से कही जाए या मानो तुम कुछ चमत्कार दिखाते या तुम कर भगवान है, तुम्हारा नाम था साकार विश्वरी, नारायण विश्वरी, भोले बाबा, तो तुम भी तो अपना करिश्मा कुछ दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने भी नहीं किया कि किसी को जल पिला के। बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, हमारा बस यही मुद्दा है। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र जी, आखिर क्या वजह है कि अंधभक्ति का पर्दा जिन भक्तों की आंखों पर पड़ा हुआ था वो तो उतर चुका है, वो बाबा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है, लेकिन चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या ऑपोजिशन, मायावती को छोड़कर कोई बाबा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। समीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कभी न्याय की उम्मीद करें, ये तो बहुत बड़ा एक तो तरफ हास्यास्पद बात हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जब कभी न्याय देने की बात होती है तो उसके आसपास घूमने लगती है। अगर अयोध्या में रोड कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे इंजीनियर निलंबित हो जाता है और जो कंपनी टेंडर लेती है, जो मंत्रालय मुद्दे पर धर्मेंद्र जी, मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के समय में कभी न्याय की बात ही मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर नीट की परीक्षा लीक हो जाती है और धर्मेंद्र जी प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए। इन सारे विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप बाबा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की फोटो जारी करती है एक्स पर और कहा जाता है कि भाई देखिए, अखिलेश यादव तो खुद उनके सत्संग में जाते थे, बाबा की जय जयकार के नारे लगाते थे। क्या यही वजह तो नहीं है कि एक खास वोट बैंक आड़े आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों ने भी एक चुप्पी साध रखी है? भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता जो उन्होंने काशी में बेटी के साथ की अस्मिता लूटी थी, उनकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ थी, उनकी फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थी, उनकी फोटो स्मृति ईरानी जी के साथ थी। तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी बचाने का प्रयास कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ना इस देश में कभी किसान को न्याय मिलेगा, ना इस देश में कभी नौजवान को न्याय मिलेगा, ना कभी अग्निवीर वाले जवानों को न्याय मिलेगा, ना किसानों को न्याय मिलेगा। धर्मेंद्र जी, फोटो होना एक बात है और बाबा की सदा ही जय हो ये नारे लगाना एक बात है। मुद्दे पर बोलिए ना। आपको नहीं लगता आपके हिसाब से 121 मौत का जिम्मेदार कौन है? एसआईटी की रिपोर्ट में आपको कोई सवाल नजर आते हैं या नहीं? सीधा सवाल। आप मुझे बता दीजिए, सरकार और एसआईटी में कोई सामंजस्य है? सरकार ने आदेश दिया 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दीजिए, 6 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रही है, तो न्याय कहां से मिलेगा? मुझे बता दीजिए। जब न्याय की प्रक्रिया ही सही नहीं है, जब उसमें बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला गया? जब पहले दिन त्रिपाठी जी डिबेट कर रहे थे तो बोले कि नाम नहीं डाला के बाद में जोड़ दिया जाएगा। अब जब नाम नहीं जुड़ा, एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, तो बोले तो प्राथमिक रिपोर्ट है, भी और रिपोर्ट है। ये तो चाह रहे हैं कि ठंडा हो जाए, उसके बाद कोई बात करना बंद कर दे। तो आपका चैनल जो डिबेट कर रहा है, डिबेट बंद हो जाएगी तो बहस बंद हो जाएगा। जो असली गुनहगार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदइंतजामी। अगर अस्पतालों की हालत सही होती तो 50 जाने और बच जाती, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अस्पतालों की हालत सुधरती तो हम लोग बच जाते, एम्बुलेंस होता तो वो लोग बच जाते। अगर वहां पे बाकायदा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते तो 80,000 लोगों के आने के इंतजाम के हिसाब से व्यवस्था करते तो किसी की जान नहीं जाती। शासन प्रशासन तो पहले दिन से सवालों के घेरे में है। डॉक्टर अरविंद साहब जी, प्रोफेसर साहब, अब आपसे सवाल इसी आधार पर
तो इसके मास्टरमाइंड है, पहले व्यवस्थाओं को लेकर भीड़ भाड़ कंट्रोल नहीं हो पाई, ज्यादा लोग आए, तमाम फैक्ट फाइंडिंग्स जिस तरीके से मामले की जांच को लेकर सामने आए हैं, सवालों के घेरे में शासन प्रशासन के साथ अब क्या जांच रिपोर्ट भी आ गई है? डॉक्टर अरविंद, प्रोफेसर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं जी। अब क्योंकि रिपोर्ट सामने आ गई है, देरी से रिपोर्ट का सामने आना, अधूरी जांच के तहत उठाए जा रहे सवालों पर आप क्या कहेंगे? जी सुरभि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अपनी बात रखिए सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले तो जो शासन प्रशासन की बात आपने कही, तो बड़ी बेबाकी से मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यदि इस देश का शासन और प्रशासन चाह ले तो जैसे कुछ बाबा ऑलरेडी जेल में हैं, आसाराम जी बापू, राम रहीम, बाकी सारे बाबा जेल में हो सकते हैं। आपके चैनल पर ही हमने पिछले शो में ये कहा था कि हिंदुस्तान के, भारत के हर नागरिक का कुछ मौलिक कर्तव्य है, और ये सारे बाबा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, सबसे पहले तो इन सारे बाबाओं के खिलाफ ये FIR दर्ज होना चाहिए कि ये लोग अंधविश्वास और एक तरीके से पोंगा पांडित्य और तमाम तरीके के इस तरीके की प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। हाथरस में मर गए सुरभि जी जो ज़्यादातर लोग हैं, 123 लोग, वो तो एक स्टैटिस्टिक्स है, पर आपको पता है ज़्यादातर औरत और बच्चे हैं। मुझे एक कवि हैं, जन कवि विद्रोही जी, रामाशंकर यादव विद्रोही जी, उनकी 3-4 पंक्तियाँ याद आती हैं, मैं पढ़ता हूँ उनको, कि औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। मैं अब आप कहेंगे ये कविता मैंने क्यों पढ़ा? ये कविता पढ़कर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी में जब हम चंद्रयान और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की बात कर रहे हैं, वैसे दौर में हमारे कुछ बाबा हैं जो हमारे समाज को और पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, और इस देश का शासन और प्रशासन ये दुहाई देता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इस पर राजनीति हो रही है। इस वक्त में जब तो सबसे पहले तो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन, ये अभी भी एक बड़ा सवाल समीर बना हुआ है। इसीलिए आज हम लगातार उस SIT रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए भी देखा जा रहा है कि मामले की जांच किस आधार पर, किस तरीके से सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए SIT रिपोर्ट में साजिश का जिक्र है, हाथरस हादसे में साजिश का शक है, यह रिपोर्ट भी कह रही है। लापरवाही समेत साजिश के एंगल पर भी जांच हो रही है, ये SIT रिपोर्ट बता रही है। SIT रिपोर्ट और साजिश, अब साजिश के इस एंगल पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, साजिश हुई तो इसका मास्टरमाइंड कौन? साजिश रचने की आखिर वजह क्या है? बाबा के कई सत्संग हाथरस में ही साजिश क्यों? और क्या साजिश का एंगल गुमराह करने की कोशिश है? क्या साजिश थ्योरी से बाबा को कोई सुरक्षा कवच दिया जा रहा है? विक्रम सर, सवाल अब जांच और जांच के आधार पर कहे जाने वाले शब्द साजिश को लेकर भी। जी, जांच और पुलिस का काम काव्य पाठ से, मुशायरे से नहीं चलता है। पुलिस का काम चलता है मैथमेटिकल एल्गोरिथम से। ये साक्ष्य हमारे पक्ष में और ये साक्ष्य जो है विपरीत है। अगर बाबा को आपने नहीं देखा तो आप कह सकते थे बाबा के खिलाफ आरोप 4 हैं और उनकी सफाई में ये तथ्य आए हैं। दोनों का मूल्यांकन करने के उपरांत इसमें और अधिक जांच की जरूरत है। कयास लगाना और जन चर्चा को आधार बना करके जांच पूरी करना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जी, जांच बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, दर्शन शास्त्र नहीं होता है।
सबूत के आधार पर और उसके वैज्ञानिक पहलू पर। अगर षड्यंत्र है तो आप बताएं षड्यंत्र किसने किया, क्या संभावना है। आप जन चर्चा या अफवाह के आधार पर आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आप बताएं क्या आधार है, क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या इंटेलिजेंस है, किन लोगों को लाभ हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि 1954 के कुंभ में घुड़सवार पुलिस के पीठ पर किसी ने जलती हुई बीड़ी लगा दी, जब घोड़ा दो पैर पे खड़ा हुआ, सवार गिरने लगे, उसके बाद भगदड़ मची, मौतें हो गई, आप स्पष्ट कहिए षड्यंत्र था। या किसी जनसभा में जाकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा बिच्छुओं का डब्बा खोल दिया, बिच्छू ने आकर डसना शुरू किया, भगदड़ मच गई। लेकिन कुछ कहे बिना और तथ्यों के गिरफ्तारी के बिना कह देना ये संभावना है। संभावना तो तमाम तरीके की हो सकती हैं। उन संभावना के आधार पे, कयास के आधार पे रिपोर्ट नहीं बनती है। स्पष्ट और स्पेसिफिक बातें हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, ये बहुत गंभीर सवाल है। 121 लोगों की जान गई है, ये भूलिए नहीं। क्या वजह है कि पुलिस के बड़े अधिकारी जब बयान देते हैं, बाबा का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाबा का कोई जिक्र नहीं होता है। एसआईटी की रिपोर्ट आती है, बाबा का कोई जिक्र नहीं, कोई पूछताछ तक नहीं। कौन है जो बाबा को बचाने की कोशिश कर रहा है? अब तो बाबा के अंधभक्तों की भी आंखें खुल गई हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जांच न कहीं भटकी है न कहीं जांच भटकेगी। जांच जो हो रही है वो एफआईआर की विवेचना के दौरान होगी। जांच जो हो रही है वो जुडिशियल कमीशन करेगा। एसआईटी का काम तो प्रशासनिक तौर पर क्या क्या घटनाक्रम वहां घटा, उस घटनाक्रम में प्राथमिक तौर पर जवाबदेही किसकी दिखाई पड़ती है, उसके एक प्रशासनिक रिपोर्ट है और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। और उसमें घटनाक्रम की जिम्मेदारी बाबा की क्यों नहीं बनती? उसमें 125 गवाहियां जवाब दीजिए ना। प्राथमिक तौर पर बाबा की जवाबदेही क्यों नहीं बनती? वो बाबा जिसका प्रवचन था, जिसको सुनने के लिए 2.5 लाख लोग आए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए समीर जी, जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है, यह तय करने का काम जो विवेचना हो रही है, जो इस एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में जो गवाह आएंगे, जो साक्ष्य जुटाए जाएंगे, उसके आधार पर तय होगी। यह सवाल केवल इसे पूछ लेने से और उसका उत्तर तलाश दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया होती है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता राकेश? समय लगता है। राकेश जी, क्यों नहीं हो सकता? समय कितना? 2 साल 5 साल कितना चाहिए? अभी प्रोफेसर अरविंद, एक मिनट, प्रोफेसर अरविंद अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये बाबा खुलेआम अपने मंचों से अंधविश्वास फैलाने का काम करता था, खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। वो ग्राफिकल सुदर्शन चक्र उंगली में लगा के लोगों को कहता था कि मैं ईश्वर हूं, मैं प्रलय ला दूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर दूंगा। आप तो वकील भी हैं, कोई कानून नहीं है यूपी में जो इस बाबा के पाखंड को रोक पाए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप जो बयान दिखा रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे बयान मैं और भी देख रहा हूं जिसमें लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि बाबा ने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, बाबा ने कभी चमत्कार करने की कोई बात नहीं कही है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल्स पर भी है। लेकिन एसआईटी के सामने, जांच आयोग के सामने जो बयान आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल प्रमाण, देखिए प्रमाण तो चाहिए ही होगा। बिना प्रमाण के केवल टीवी चैनल्स पर दी गई बाइट के आधार पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। टीवी चैनल्स पर किसी ने ये बाइट दे दी, कह दिया कि बाबा ने मंच से अनाउंस किया था कि हमारी चरण धूलि ले लो, तो इसके आधार पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। उनको जांच में आकर के शामिल होना होगा, जांच आयोग के सामने अपने बयान देने होंगे, कलमबंद अपने बयान दर्ज कराने होंगे विवेचक के सामने, और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आप इतने दिनों की जांच में बाबा तक सवाल जवाब करने के लिए पहुंच ही नहीं पाए। मतलब बाबा आते हैं, वीडियो जारी करते हैं, अपनी बात कह देते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप जांच के तहत उन तक नहीं पहुंच पाए, ये भी सवाल नहीं। आप मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, आप तय करवा दीजिए कि आज जो भारतीय न्याय संहिता बनी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, इसमें तय कर दीजिए कि 1 हफ्ते के भीतर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी जानी चाहिए। तो जांच की प्रक्रिया के तहत तो विक्रम सर से मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी, और जांच और विवेचना में समय लगता है। बाबा से सवाल जवाब अभी भी जरूरी नहीं लग रहे। बाबा को कोई समन जारी नहीं हो, वो ठीक है, बाबा तक पहुंच नहीं पाई पुलिस की टीम, बिल्कुल होंगे सवाल जवाब, बिल्कुल होंगे सवाल जवाब। मतलब अभी तक सुरभि जी, ये कुछ टीवी डिबेट नहीं है कि आपने सवाल पूछा और प्रवक्ता ने जवाब दे दिया है। ठीक है, ठीक है राकेश जी, एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को विवेचना में प्रक्रिया है, बताया जा रहा है, कोर्ट से इशू कराया जाएगा, कोर्ट से समन जाएगा, फोड़ा गया है, जरा उनके बारे में भी बता देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट, बार बार आप प्रारंभिक कह रहे हैं राकेश जी, लेकिन इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी तो की गई है अफसरों के खिलाफ। रविंद्र कुमार एसडीएम, जो कि सिकंदरा राव के एसडीएम है, उनको सस्पेंड किया गया है। इन पर आरोप है कि लाखों की भीड़ इन्होंने जुटने दी, सीनियर अफसरों को बताया नहीं, आयोजकों से बात नहीं की। सिकंदरा राव के सीईओ आनंद कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ पर एलआईयू रिपोर्ट की अनदेखी की, भीड़ के हिसाब से जरूरी फोर्स तैनात नहीं की।
ये वो आरोपी हैं जिन पर एक्शन हुआ है एसआईटी की इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार। अब तीसरे आरोपी के बारे में भी समीर ये इंफॉर्मेशन यहां पर रख रहे हैं, क्योंकि तीसरे आरोपी हैं सुशील कुमार, जो कि सिकंदराव के तहसीलदार हैं और इन पर भी लापरवाही के आरोप हैं। आयोजन को लेकर गंभीरता ना दिखाने पर ये नपे गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। चौथे आरोपी सिकंदराव के ही थाना अध्यक्ष आशीष कुमार, इन पर आरोप है कि ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किए, लापरवाही हुई। सीनियर ऑफिसर को देर से जानकारी मिली, निलंबित है। जी हां, और पांचवें आरोपी हैं मनवीर सिंह, कचौरा के चौकी इंचार्ज। आरोप है कि यह सत्संग सुनने में व्यस्त रहे और जब भगदड़ मची तो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, सब कुछ सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया। इन पर भी गाजगिरी और इन्हें सस्पेंड किया गया है। छठे आरोपी पौरा के चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे हैं। इन पर आरोप है कि हादसे के बाद भी ये अलर्ट नहीं हुए, जरूरी इंतजामों की इन्होंने अनदेखी की। धर्मेंद्र जी, अब आप इसमें अगर आप कोई बड़ा नाम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसडीएम है। एसडीएम लेवल का अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई भी क्या, सस्पेंशन। क्या आपको नहीं लगता कि इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभी भी 121 लोगों की जान जाने के बाद भी जांच को लेकर हम गंभीर ही नहीं है? तो इस जांच के नतीजे क्या आएंगे और असली दोषी नपेगा कब, उसका तो फिर इंतजार ही करना होगा। समीर जी, पूरे 10 साल के कार्यकाल में केंद्र के और 7 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के, कब आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार गंभीर है किस मुद्दे को लेकर? मुझे तो कभी नहीं दिखा गंभीर है। अभी जो हमारे राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनकी गाड़ी रोक के इनको बेइज्जत किया परिवार के सामने। कोई तो पुलिस है, वही तो जांच कर रही है, वही तो इनका तरीका है, वही तो इनकी शैली है। सवाल तो उसी पे बार बार उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की मंशा क्या है, उनकी नियति क्या है, उनकी शैली क्या है। वो कभी भी किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं। इस बात को बार बार आपसे उठा रहा हूं। जिस सरकार में अपने प्रवक्ता को न्याय ना मिले, अभी त्रिपाठी जी खुद ही बता रहे थे, उन्होंने झंडा उतार दिया था अपनी गाड़ी से, तो इनको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस देश की जनता को क्या न्याय मिलेगा? मुझे बता दीजिए। 121 लोग जिनकी मौतें हो गई हैं, उनको क्या न्याय मिलेगा? उनके परिवार को क्या न्याय मिलेगा? अगर अयोध्या में सड़कें धंस जा रही है एक बारिश में, तो उसके कॉन्ट्रैक्टर को क्या, मतलब जनता को क्या न्याय मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर पे आप कार्रवाई करते हो, मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं, बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। ले दे के दिखाने के लिए नीचे के 3 अधिकारी को आपको सस्पेंड कर देते हो। उसके बाद आप देखना, जैसे बहस बंद होगी, अगले 1-2 महीने में वो सारे फिर बहाल हो जाएंगे। और अरे भाई धर्मेंद्र जी, मूल मुद्दे पर आइए ना। ये जो नेता हैं और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने वोट बैंक की खातिर ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देते हैं। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, इसका भी तो कुछ जवाब दीजिए। जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एफआईआर में बाबा का नाम शामिल नहीं कर रही है, तो आप उससे पूछे क्यों नहीं शामिल? अरे आपने एक बार डिमांड की, अखिलेश यादव ने एक बार भी आकर डिमांड की कि आप बाबा को क्यों नहीं कर रहे हो गिरफ्तार? ये बता दीजिए कि इस घटनाक्रम में जिसका आयोजन था, जिसके लिए लोग आए थे, उससे पूछताछ क्यों नहीं बनती? मुझे बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए कि इसकी वजह से पूछताछ नहीं किया जा सकता है। पूछताछ क्यों नहीं किया जा सकता? त्रिपाठी जी बताएं। हालांकि इस बारे में एक अपडेट भी दे देती हूँ, सवाल लेने से पहले एक अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि अब एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी के मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब लेने से पहले एक अपडेट। एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी के मंत्री का बयान, कह रहे हैं कि AK शर्मा की तरफ से ये बयान रिपोर्ट पर संज्ञान लेंगे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से कहा जा रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दायर कर दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाथरस की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार उसका संज्ञान लेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, और भरोसा करें कि किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा हर हालत में मिलती है। जो भी दोषी होगा हाथरस कांड का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विक्रम सर, आप कुछ उस वक्त ऐड ऑन करना चाहते थे, क्योंकि मामले को किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो अब सवाल खड़े कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच जांच और जांच पर भरोसा, क्योंकि यहां पर उन आम लोगों के बीच हमारी टीम मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है। हमारी टीम उन लोगों के संपर्क में है, उन लोगों से लगातार हादसे के वक्त की स्थिति के साथ साथ बाद में जिस तरीके से जांच हो रही है उसको लेकर भी सवाल कर रही है। अब तो लोग खुद बाबा की पोल भी खोलने लगे हैं। रवि जी, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, कोई भी जांच एजेंसी, ये डीएम एसपी होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं कि आपने बताया तो भी मैं मानूंगा। हमारे 1000 चैनल हैं, और जिसको कहना चाहिए कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मेरी जानकारी के बिना मेरे कार्य क्षेत्र में हो जाए।
5 आदमी भी इकट्ठा होंगे तो मैं अगर डीएम हूं, एसएसपी हूं, मुझे जानकारी होनी चाहिए 5 लोग कैसे खड़े हैं, डंडा लेके, हथियार, कट्टे लेके खड़े हैं, और मुझे जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा एसडीएम और सीओ ने हमें अवगत नहीं कराया। अरे आप हाईकोर्ट जज हैं। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। जांच रिपोर्ट में दूसरी चीज ये थी कि आपकी फाइनेंशियल ट्रेल, इसका सारा इंतजाम टाट कमांडर कालीन और ये जो आयोजन हुआ था गाड़ी वाहन वगैरह का, इसका पैसा कहां से आया और फाइनेंशियल ट्रेल। नंबर 3, मैजिक रेमेडीज एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में बाबा के ऊपर केस रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चमत्कारिक बातें हैं, और इसमें बाबा पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल की शोभा बढ़ा चुके हैं इसी एक्ट के अंतर्गत। ये कोई बड़ी क्रांतिकारी बात नहीं है। दिखाई ये पड़ रहा है कि सभी लोग वैसे बाबा की महिमा मंडल में बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा एक असमंजस, किंकर्तव्यपूर्ण असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में है कि बाबा तक पहुंचने में और एक आरोपी के गले में हाथ डालने में बहुत ही ज्यादा प्रमाद हो रहा है। ये प्रमाद छोड़ दे, पूछताछ कर ले एक बार, बेदाग है बिल्कुल छोड़ दे, और एक प्याला चाय भी पिला दे, लेकिन अगर दोषी है कम से कम पूछने की कोशिश तो करे। लेकिन पूछने की कोशिश हो, बातचीत हो, बयान हो, उनके जो बताए बयान है उसको तस्दीक करें, बैंक बैलेंस वगैरह देख लें। एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की ये हैसियत कि वो 100 करोड़ का मालिक हो गया आश्रम के, और 25 एसयूवी हैं, कोई पूछने की जरूरी है डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, अभी पता नहीं है सर। ये जो कुछ आप कह रहे हैं या जो कुछ हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी, ना सरकार को, ना पुलिस को, ना प्रशासन को। अभी सबूत जुटाए जाएंगे, देखते हैं कब समन किया जाएगा। प्रोफेसर अरविंद, आपको लगता है कि जिस तरह से जांच हो रही है उसमें 121 लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ हो पाएगा? और राकेश जी, अभी अंधविश्वास और पाखंड को लेकर जो बातें कह रहे थे, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि महाराष्ट्र जैसा सख्त कानून इसे लेकर यूपी में नहीं है, इसलिए ऐसे लोग बच निकलते हैं क्या? जी समीर, देखिए मैं फिर से पिछले वाले शो पर जाऊंगा। मैंने कहा कि माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में ये सवाल उठाया, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऑलरेडी ये कानून है, और हमारे पैनल में ही बैठे प्रतिष्ठित विक्रम साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने अपनी दो टूक बात रखी, और मुझे कुछ नई जानकारियां भी प्राप्त हुई। जो 2 एक्ट का वो हवाला दे रहे थे 1954 का, तो ऑलरेडी ढेर सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें आप अंधविश्वास फैलाने, और जो बड़ा अच्छा आपने पिछले शो में नाम रखा था गुंडागर्दी की तर्ज पर बाबागर्दी, तो बाबागर्दी फैलाने के नाम पर जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में, जो प्रोग्रेसिव, और बार बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, उसके खिलाफ, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के खिलाफ जो चीज़ें चल रही है हमारे समाज में, उनके खिलाफ एकदम त्वरित कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि डीजीपी साहब कह रहे थे। और बिल्कुल शासन प्रशासन की बात, जो नेक्सस बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन मेरा अपना जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के रूप में मेरी जो समझदारी बनी है कि शासन के लिए कई बार बड़ा आसान होता है कि प्रशासन के कुछ लोगों पर आप एक्शन ले लें। डीजीपी साहब मेरी बात सुन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं, तो कई बार ये होता है कि जो शासन में जो लोग हैं वो शासन में बने रहने के लिए मतलब जो उसका ठिकरा है वो प्रशासन के कुछ लोगों पर छोड़ दिया जाए, और फिर अपनी सत्ता बनी रहे, अपना शासन बना रहे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसा कि जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी साहब कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा एक और गंभीर बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी है, ढेर सारे बाबाओं से संबंध, और उनका मतलब हम लोग चंद्रा स्वामी से देखें तो ढेर सारे पॉलिटिक्स और इस तरीके के बावों का एक नेक्सस है, यहाँ नेक्सस सब सूट करेगा जी। लेकिन आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल सरकार है, उस सरकार का बाबाओं के साथ एक विशेष संबंध होना लाजमी है। इसके लिए अलग से कोई पॉलिटिकल थियरी देने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक लेकिन आज जो हकीकत इस वक्त और जो बाबा को लेकर सामने आ रही है, नहीं सुन लीजिए क्योंकि नहीं वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब ये कह सकते हैं कि मुझे गर्व है कि प्रभु श्री राम भी मेरी जाति में पैदा हुए, तो आप समझिए कि जाति और धर्म का क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, और इस वजह से बाबाओं के लिए विशेष
अनुकंपा इस सरकार आपको से कुछ देर के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि देखा आज जिस जाना काफी तरीके से लाजमी पूरे मामले की जांच और जिस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है, उसके तहत ही हमारी टीम लगातार संपर्क में भी है। उन लोगों से लगातार हमारी टीम उनके साथ पूरी जांच को लेकर भी बात कर रही है, बाबा के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है। और ये एक फैक्ट सामने आया है समीर कि बाबा के पाखंड से पर्दा उठा तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का भ्रम भी टूटा है, लेकिन अभी भी कुछ भक्त हैं जिनकी आंखों पर बाबा के फर्जी चमत्कारों और अंधभक्ति का पर्दा है। सबसे पहले एक छोटी सी ये रिपोर्ट आपके साथ। ये हमारे इष्ट देव है, हमारे परमात्मा है, हमारे प्राणनाथ है, प्राणपति। कोई लापरवाही नहीं हो, कोई किसी की साजिश रची है, वो दूध का दूध पानी पानी स्वयं हो जाएगा। बाबा का दोस्त तो गाँव में नहीं है, मगर हमारा काम बिगड़ गया तो हम तुम बाबा का दोस्त मान रहे हो। मेरे नारायण हरि सब देख रहे हैं, हमारे परमात्मा। इतनी बड़ी मुसीबत भगवान के ऊपर टूट गई है, उस पे कैसे वो करेंगे? वो करेंगे, परमात्मा है, वो चाहे तो करेंगे, उनका ही सब कुछ है। इनका साहब कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये अच्छी शिक्षा देते हैं। हादसा हुआ है उसमें उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी मानते हैं आप कि वो भी इसके दोषी हैं? वो का दोष देगा, उनका क्या दोष है? हमारी भी मृत्यु होगी तो हम भी अपने ही जिम्मेदार होंगे। तो देखा आपने, जैसे ये अंधभक्त हैं, क्या सिस्टम और सियासत में भी बाबा के कुछ ऐसे भक्त हैं जो उन्हें बचाना चाहते हैं? ये वो बड़ा सवाल है, मुझे लगता है, जिसका राकेश त्रिपाठी जी आपको जरूर जवाब देना चाहिए। कुछ भक्त तो हमें ऐसे भी मिले जिनके अपने रिश्तेदार मारे गए भगदड़ में। वो कह रहे हैं परमात्मा ने ही जीवन दिया था, बाबा तो परमात्मा है, उन्होंने जीवन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो अंधभक्ति की पट्टी है, ये ऐसा तो नहीं कि सिस्टम में ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों पर भी लगी हुई है, जिसके चलते बाबा का नाम कहीं नहीं आ रहा है, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी। समीर, मेरा टेलीफोन कट गया है, मैं टेलीविजन के ऑडियो से आपकी आवाज सुन पाया हूं और जितना सवाल मैं आपका सुन पाया हूं उस देखिए, एक पहले एक टिप्पणी तो मैं अरविंद जी की बात पर करूं, जो अरविंद जी ने कहा। अरविंद जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार बाबाओं को लेकर के विशेष तौर पर कंफर्ट जोन में है। ये बात बिल्कुल, मुझे लगता है कि तर्क इसके पीछे नहीं है। आप बाबा, आध्यात्म, साधु, संन्यास, अखाड़ा, परंपरा और इन बातों को किसी फ्रॉड से, किसी जालसाजी करने वाले, चमत्कार दिखा करके अपने पास जुटा लेने वालों के सब एक ही पलड़े में रख देंगे, तो मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। इस देश में एक बहुत समृद्ध परंपरा है और वो वैज्ञानिक सोच को कहीं भी कंट्रोडिक्ट नहीं करती है। लेकिन आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, आप तथ्यों की जांच करके देखिए ना। आप जिस नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी राजनीतिक नजदीकियां तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाकर के ये कहते हैं कि बाबा के प्रभाव से आज सूरज निकल आया है, बादल छट गए हैं, नारायण साकार हरि की ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो। तो जय जयकार तो समाजवादी पार्टी कर रही है। पहले भी इसका जिक्र किया राकेश जी, लेकिन सरकार आपकी है। अखिलेश यादव के चाहे जितने क्लोज बाबा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन आपको लेना है, एक्शन आपको लेना है। उम्मीद आपसे है, सरकार आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।